अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये पेपर में वो बहुत ही बार बार इसमें पूछता है, तो हम 10th क्लास में सिर्फ वही टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे जो वो पेपर में पूछता है। तो हम देखें, सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, इसकी पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं। दो साइंटिस्ट थे, गोल्डबर्ग और वेज। इसने 1869 में हमें बताया कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है कि किसी भी रिएक्शन का जो है वो आप रेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज करें इसकी स्टेटमेंट जो है हम कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने इस स्टेटमेंट को टू पार्ट्स में लिखा है। टू पार्ट्स में लिखने का मकसद क्या है कि उसने दो पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। एक पॉइंट में वो बात करता है सब्सटेंस की और दूसरे पॉइंट में वो बात करता है रिएक्शन की, कि एक सब्सटेंस होगी तो उसका रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और अगर एक रिएक्शन है तो उसका रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सपोज करें ए हमारे पास एक सब्सटेंस है, कहते हैं द रेट एट विच सब्सटेंस इज रिएक्ट, कि रेट क्या है। सपोज करें हमारे पास ये सब्सटेंस है, इसका रेट सपोज करें वो मेरे पास आर है। द रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस मीन क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस को कितनी वो मोलर कंसंट्रेशन में आप ले रहे हैं। सेकंड पे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और थर्ड पे जो इसका यूनिट होता है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। तो दोबारा देखिए स्टूडेंट्स की द रेट एट विच सब्सटेंस, के किसी भी सब्सटेंस का जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस, के उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास के। इसको हम कहेंगे रेट ऑफ अ रिएक्टिंग सब्सटेंस। उसके बाद सपोज करें आपके पास दो सब्सटेंस है ए प्लस बी, ये आपके पास रिएक्ट कर रही है। अब ये एक सब्सटेंस नहीं है, दो सब्सटेंस अगर रिएक्ट होती है तो उसको नाम दे देते हैं हम रिएक्शन का। अब देखें, कहते हैं द रेट ऑफ अ रिएक्शन, के रेट ऑफ रिएक्शन, अब इसकी रिएक्शन का रेट किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन कि आपने दोनों सब्सटेंस को एक्टिव मास लेने हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए आपके पास सपोज करें रेट ऑफ अ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन कि आपने दोनों की जो एक्टिव मैसेज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स ये प्रोडक्ट वो नहीं है जो आप रिएक्टेंट के मिलने से, जो रिएक्टेंट के मिक्स होने से न्यू प्रोडक्ट बनती है। इस प्रोडक्ट का मतलब है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट हो रही है। तो यहां पर कौन सी सब्सटेंस आपस में रिएक्ट हो रही है, वो सब्सटेंस ए है और प्लस बी, और यहां पर प्रोडक्ट हमारे पास सपोज करें बनती है सी और डी। दोबारा देखें स्टेटमेंट, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, के जो रिएक्ट करेगी उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन कि आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स अगर स्टेटमेंट की समझ आ गई है तो हम नेक्स्ट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसी को हम लेते हुए हम फर्दर भी एक्सप्लेन करते हैं। दोबारा देख ले कि अगर वो कहे कि आपके पास किसी भी एक सब्सटेंस है उसका रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो हम कहेंगे कि उसका रेट उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन एक्टिव मैसेज के। अगर कोई भी रिएक्शन है आपके पास उसका रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, कि वो रिएक्टिंग सब्सटेंस 2 भी हो सकती है, वो रिएक्टिंग सब्सटेंस 3 भी हो सकती है। उन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका रेट हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स पेपर में सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट्स आप कुछ यूं लिखेंगे। उसके बाद सेकंड पे है वो पूछता है डिराइव ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन फाइंड करनी है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन क्या होगी। एक है सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा जर्नल रिएक्शन। पहले हम सिंपल को देखते हैं कि हमारे पास जो सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो क्या है। सपोज करें हमारे पास रिएक्टेंट ए और बी है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने से हमें प्रोडक्ट मिलती है वो सी प्लस डी है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, इसको हम नाम देते हैं के एफ, और अगर प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं रेट रिवर्स डायरेक्शन में
में जाता है, इसको हम नाम देते हैं के आर का। इट मीन्स कि जब ए बी रिएक्ट करता है तो रेट फॉरवर्ड होता है, जब सी डी रिएक्ट करता है तो रेट रिवर्स होता है। अब देखें स्टूडेंट्स, हम दोनों ही फाइंड करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मीन कि अब देखें, हम सपोज करें, देखिए मैं सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन वाली ही इक्वेशन लिखूंगा कि हमने डेफिनेशन में अभी पढ़ा कि हमने कहा द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिंग सब्सटेंस, कि जब रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो रिएक्ट कौन करते हैं, ए और बी, इन दोनों के रिएक्ट करने से हमें प्रोडक्ट मिलती है। तो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रेट नहीं होता, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रिएक्टिंग सब्सटेंस के। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये प्रोडक्ट किन के दरमियान, ए मोलर कंसंट्रेशन और बी मोलर कंसंट्रेशन। और रेट हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन की, तो आप यहां पर आर एफ लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी आ रहा है तो प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वल में चेंज करते हैं हम के कांस्टेंट यूज करते हैं। कांस्टेंट किसके लिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, तो ये कांस्टेंट भी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए होगा। अब ये ए और बी आप इसको एज इट इज लिख देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद सेकंड पे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब देखें, हमने ये इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा। अब रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा कि सी डी रिएक्ट करेगा और सी डी रिएक्ट करने से कन्वर्ट किस में होगा, ए प्लस बी में। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब स्टूडेंट्स आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन सी है। रिएक्टिंग सब्सटेंस सी और डी जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने से वो रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट होंगे। तो अब यहां पर हम प्रोडक्ट लेंगे सी और डी का। अब नेक्स्ट फिर वही स्टेप करेंगे कि यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है, प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं इक्वल के, इक्वल आएगा, इक्वल की जगह पर के कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट हम यूज करेंगे, फॉर रिवर्स रिएक्शन, और यहाँ पर सी और ये डी एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और स्टूडेंट्स हम थर्ड पॉइंट पे देखेंगे कि हमने कहा किसकी बात करनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। मेन के जब दोनों ही इक्विलिब्रियम में है, मेन के रो रिवर्सिबल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट देयर डायरेक्शन आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के दोनों का रेट आपस में इक्वल होगा। तो अब स्टूडेंट्स देखिए, हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी फाइंड किया हुआ है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी फाइंड किया हुआ है। अब दोनों की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं यहां पर के एफ इंटू ए एंड बी और के आर इंटू सी एंड डी, तो देखिए स्टूडेंट्स हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब ये हमारा रिएक्शन कौन सी फॉर्म में आ चुका है, इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो के कांस्टेंट है इन दोनों को एक साइड पर कर लेना इक्वल की, और जो हमारे पास रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनको एक साइड कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हम कुछ यूं करेंगे, के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू सी इंटू डी ओवर ए इंटू बी। क्या किया हमने कि ये आर के आर था, ये इक्वल के जब दूसरी तरफ आएगा तो वो बटे के नीचे चला जाएगा, और जब ए बी जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो वो इसके बटे में चला जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई के एफ ओवर के आर इक्वल टू सी डी ओवर ए बी मोलर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो के एफ है और के आर है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इन दोनों की रेशियो इक्वल किसकी होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के के सी के। तो हम इन दोनों की जगह पर ये लिख देंगे, हेयर के सी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी
ओवर ए बी मोलर कंसंट्रेशन। तो आपके पास ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने बहुत ही इसको सिंपल फॉर्म में किया है। आपने क्या करना है, पेपर में जब आप लिखेंगे ना इसको, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट लिखने के बाद आपके वो दो तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि आपने जो एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है वो सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शन की करनी है या जर्नल रिवर्सिबल रिएक्शन की करनी है। सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शन की मैंने आपको बता दी, जर्नल रिवर्सिबल रिएक्शन हम भी इसके बाद देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपने स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट लिखने के बाद आप रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन के बाद आप कहेंगे कि ए बी और सी डी, ए बी यहाँ पर रिएक्टेंट है, सी डी यहाँ पर प्रोडक्ट है। ए बी को मोलर कंसंट्रेशन में लिखेंगे, सी डी को मोलर कंसंट्रेशन में लिखेंगे। फिर फर्स्ट पॉइंट पे आप एक्सप्लेन करेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में कौन रिएक्ट कर रहा है, ए बी, तो इसका जो रेट है वो इसी के रिएक्टिंग सब्सटेंस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और इसका रेट एफ आर एफ आ जाएगा के एफ इंटू ए बी। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे हमने एक्सप्लेन करना है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स में प्रोडक्ट रिएक्ट होते हैं और वो ए बी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, तो इसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टिंग सब्सटेंस के आर स्मॉल आर इंटू के आर सी और डी। फिर हमने कहा दोनों ही इक्विलिब्रियम फॉर्म में पहुंच चुके हैं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दोनों की वैल्यू पुट की। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि हमेशा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो के एफ है इसको आपने ऊपर लिखना है और के आर को नीचे लिखना है, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और के आर फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो इसके लिए आप कहेंगे कि ये इक्वल होता है के सी के, तो के सी इक्वल टू सी डी ओवर ए प्लस बी। यही हमने केसी एक्सप्रेशन फाइंड करनी थी, किसके लिए, फॉर सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे मुझे पता चल जाएगा कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ और अच्छा काम करने से मुझे जो कम्युनिटी है वो मुझे सपोर्ट कर रही है, ताकि मैं और भी अच्छे से अच्छे लेक्चर आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक करते जाएं और कमेंट करें अच्छे से अच्छे।